क्लास 8th सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान के पार्ट 3 बल तथा दाब के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने इसके पिछले अध्याय में दैनिक जीवन में विज्ञान और विज्ञान की तकनीकों को पढ़ा था और आज हम बल तथा दाब के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे स्कूल से अवकाश हुआ। जब अवकाश हुआ तो सभी बच्चों का अवकाश हुआ, उसमें कुछ 11वीं के भी छात्र थे, कुछ 12वीं के भी छात्र थे। जब वो अपने घर जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई मिली, तो उस गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि इसमें धक्का लगा दो। तब उन छात्रों ने मिलकर धक्का लगा दिया और जब उन्होंने धक्का लगाया तो वह गाड़ी कुछ आगे की तरफ बढ़ी और स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने पर वह आगे की तरफ बढ़ती चली गई। तो जब छात्रों ने ये चीज़ देखी तो उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हुए। जैसे ही वह अगले दिन विद्यालय गए तब उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि जब हम कल विद्यालय से घर जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई मिली और वह धक्का लगाने पर आगे की तरफ बढ़ गई, तो ये ऐसा कैसे हुआ? तब वहाँ पे उनके शिक्षक ने बताया कि बाह्य बल के कारण, किसके कारण? बाह्य बल के कारण वह आगे की तरफ बढ़ती चली गई। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ बल। बल क्या है? ठीक है, बल की परिभाषा, बल के प्रकार, ठीक है, इत्यादि के विषय में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को भ्राम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो वह कहलाता है हमारा बल। ठीक है, जो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में भ्राम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा बल। इसी प्रकार बल की कुछ मानक इकाइयाँ भी होती हैं, जैसे बल के द्वारा आप किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। जैसे बल के द्वारा आप किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ की गेंद होती है, जब हम रबड़ की गेंद को अपने हाथ में दबाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा, तो वह किसकी मापन से हुआ? बल के मापन से। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है, यानी कि बल दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा संतुलित बल और दूसरा है हमारा असंतुलित बल। बल, ठीक है। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं,
एक है हमारा संतुलित बल और दूसरा है हमारा असंतुलित बल। अब ये संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है? संतुलित बल वह होता है जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ काम करते हैं। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ काम कर रहे होते हैं और जो उसका परिणाम होता है वो शून्य होता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा संतुलित बल। मतलब जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ काम कर रहे होते हैं और उसका परिणाम जो होता है, उसका रिजल्ट जो होता है वो हमें शून्य प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बल। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रस्साकसी का खेल तो सभी ने देखा होगा। रस्साकसी के खेल में क्या होता है, एक टीम इधर होती है और दूसरी टीम इधर होती है, तो वो दोनों टीमें अपने बल के अनुसार रस्से को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। जब वो अपनी तरफ खींचती हैं, उन्होंने अपना, दोनों टीमों ने बराबर बल लगाया, तब क्या होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। जब रस्साकसी में दो टीमें हुई, एक इधर हुई एक इधर हुई, तो ये दोनों टीमों का क्या हुआ, इनके ना तो गति में परिवर्तन हुआ ना स्थान में परिवर्तन हुआ और ये स्थिर रहे। इन्होंने बल भी लगाया पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, ये रस्सा भी अपनी जगह स्थिर रहा और दोनों टीमें भी अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहीं, तो वह क्या कहलाया? हमारा संतुलित बल। रस्साकसी में जब दोनों टीमों ने अपनी अपनी तरफ से बल लगाया, तो बल लगाने पर उसमें ये देखा गया कि रस्सा भी स्थिर था और टीम भी स्थिर थी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब उस पर बल लगा तो वह क्या कहलाया? हमारा संतुलित बल। अब आता है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसका परिणाम शून्य ना हो। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसका परिणाम शून्य न हो, तो तब वहाँ क्या होगा? हमारा असंतुलित बल। मान लो जैसे किसी रस्साकसी की टीम है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। रस्साकसी की टीम ने, एक टीम शक्तिशाली है और एक कम दुर्लभ टीम है, तो जो शक्तिशाली टीम थी उसने रस्से को टीम के माध्यम से अपनी तरफ खींच लिया, तो जो रस्सा था वो भी खींचा और दुर्लभ टीम भी खींचती चली आई। तो जब ये क्रिया हुई तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? शून्य नहीं था, तो वहाँ पे हमने क्या पाया? असंतुलित बल। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आता है हमारा दाब। दाब क्या है? ठीक है, अगर यदि मैं आपसे कहूँ, आपको मैं एक लकड़ी की तख्ती दे दूँ और उस तख्ती में कील, ये हमारी कील होती है, कील के शीर्ष भाग को मैं कहूँ, जो ये कील का शीर्ष भाग है, इसको मैं कहूँ कि इस लकड़ी के तख्ते में ठोकने का प्रयत्न करो, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? क्या कील लकड़ी में शीर्ष की तरफ से ठुक पाएगी? नहीं। और यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो इसका नुकीला भाग है, इस नुकीले भाग के माध्यम से इस लकड़ी के तख्ते में आप इस कील को ठोको, तो आप आसानी से उस कील को ठोक पाएंगे। तो इसी को आगे हम बढ़ते हुए परिभाषा के रूप में देखते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। मात्रक क्या हुआ इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे हमने पी से प्रदर्शित किया। अब आता है हमारा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर तथा पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु फैली रहती है। वायु के चारों ओर यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु है, तल है, ये सब फैला हुआ है, तो ये क्या कहलाया? हमारा वायुमंडल। वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर जो दाब लगता है, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर जो दाब लगता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब में हम क्या हो गया, हमारे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। फिर उसी प्रकार से अब आता है हमारा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसी वस्तु को जल में डुबोने पर वस्तु द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए जल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताएंगे। जैसे
अपने हाथ में हम ईंट लेते हैं, जब हम उसको हवा में डालेंगे तो उसका भार अलग होगा, और जब हम उसको पानी में रखेंगे तब उसका भार अलग होगा। तो उस पर जो बल लगेगा वह कहलाएगा हमारा उत्प्लावन बल। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक को हम बताएंगे। अब उत्प्लावन बल को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। एक पत्थर को लेकर उसे हवा में उठाइए। एक पत्थर को लेकर उसे हवा में उठाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब हम एक पत्थर को हवा में उठाएंगे तो उसका भार अलग होगा, पानी में करेंगे तो उसका भार अलग होगा। इसी प्रकार एक पत्थर को लेकर उसे पानी में उठाइए, उन्हें पानी से भरे बर्तन में पत्थर के हाथ पर रखकर डुबोइए। ठीक है, जैसे हमने अपने हाथ में ये पत्थर लिया, पहले उसे हमने हवा में किया, उसके बाद जो पानी से भरा हुआ बर्तन था हमने उसमें डुबोया। तो आप महसूस करेंगे कि पानी में पत्थर हल्का मालूम होता है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर पत्थर द्वारा आपने आयतन बराबर हटाए गए पानी द्वारा पत्थर पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो ये जो बल हुआ, इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ? किसी वस्तु को जल में डुबोने पर वस्तु द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए जल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आते हैं हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत दिया था, सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ी या तो पूरी तरह या थोड़ी डुबोई जाती है, तो उसके ऊपर भार में कमी प्रतीत होती है। जब हमने किसी वस्तु को पूरी तरह या उसका थोड़ा सा भाग डुबोया तो हमें उसके भार में थोड़ी सी कमी प्रतीत हुई, मतलब महसूस होती है। तो भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा, तो जो हमें कमी प्रतीत होती है भार में, यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, इसको अब हमें क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। हमारा ये एक पात्र है, मान लीजिए, ठीक है। इस पात्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले धातु की एक प्लेट लेकर उसी प्लेट के भार के बराबर, ये हमारी धातु की प्लेट आ गई, ठीक है। धातु की एक प्लेट लेकर उसी प्लेट के बराबर उसी धातु का एक टुकड़ा डालते हैं, ठीक है। फिर हमने ये एक धातु का टुकड़ा लिया, ठीक है। धातु की एक प्लेट लेकर उसी प्लेट के भार के बराबर उसी धातु का एक टुकड़ा डालें, ठीक है। जब हमने टुकड़ा डाला तो क्या हुआ, प्लेट तथा धातु के टुकड़े को जल से भरे बर्तन में बारी बारी से डाल दिया। पहले हमने प्लेट को डाला, उसके बाद हमने धातु के टुकड़े को डाला। तो अब यहाँ आप अवलोकन कीजिए, अवलोकन करने पर क्या होता है, धातु का टुकड़ा डूब जाता है। जो ये हमारा धातु का टुकड़ा था ये पूरी तरह से इसमें डूब गया, धातु का टुकड़ा डूब जाता है, जबकि प्लेट पानी पर तैरती है। ये जो हमारी प्लेट है ये पानी पर तैरती है। अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे, यहाँ हमने अवलोकन किया, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्लेट विशिष्ट आकृति, ये जो प्लेट थी इसकी हमारी एक विशिष्ट आकृति होने के कारण जो इसकी आकृति थी वो एक विशिष्ट प्रकार की थी। तो विशिष्ट होने के कारण प्लेट द्वारा हटाए गए पानी का भार, प्लेट द्वारा ये जो पानी है तो इसका जो पानी का भार हटाया, प्लेट द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उस प्लेट के भार के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है, प्लेट पानी पर तैरती रहती है और धातु का जो टुकड़ा होता है वह डूब जाता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था। इसी क्रम में आता है हमारा प्लावन का सिद्धांत। अभी हमने उत्प्लावन बल का सिद्धांत पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्लावन का सिद्धांत। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, मतलब दोनों का भार जो होता है वो इक्वल होता है, तो वस्तु पानी की सतह पर, जो हमारी ये पानी की सतह होती है, तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः
डूबी हुई तैरती रहती है। तो जब वो डूबी हुई तैरती रहेगी तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। यही हमारे इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु कंप्लीट होते हैं और इसके बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।